हेलो स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड सनराइज पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण, इस अध्याय के सभी वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो या तो बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुके हैं या जिनकी बोर्ड की परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। इस दूसरे अध्याय से वैसे सभी 50 प्रश्न संकलित किए जा रहे हैं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण है और इससे अधिक अब प्रश्न नहीं हो सकते हैं, और जो भी इस चैप्टर से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न का विश्लेषण किया जाएगा और आप इन सभी 50 प्रश्नों पर समझ बना लेते हैं तो इससे अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षारक, लवण, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल। तो हम लोग जानते हैं कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो यहां सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, लवण का निर्माण करते हैं। वही दूसरा प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो यहां पर ये जो विकल्प है C12H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। वहीं इस पे बात करते हैं C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ये यहां विकल्प जो सी है ये इसका सही और उचित विकल्प है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? मतलब एक तरह से यही प्रश्न है कि पीएच क्या है। तो यहां पर दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन, क्लोरीन आयन, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो पीएच है हाइड्रोजन आयन के शक्ति को व्यक्त करता है। पीएच किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 का पावर -6, यहां पावर है ये मिसप्रिंट है, मोल प्रति लीटर है तो उसका पीएच मान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये चौथा का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर दिया है विकल्प ए -x, विकल्प बी x। ये कह रहा है कि 10 का पावर -x मोल प्रति लीटर अगर है तो पीएच क्या है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। ये अगर x है इसको हम 10 मानते हैं तो क्या है ये 10 माइनस, जैसे पीएच 4 है, मतलब इसका मतलब है कि 10 का पावर -4 मोल प्रति लीटर है। ठीक है। पीएच किसी बिलियन का 7 है, मतलब ये 10 का पावर -7 मोल प्रति लीटर ये है इसका। तो यही है कि 10 का पावर माइनस ये 10 मान लेते हैं, अगर x को 10 है तो पीएच क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? बहुत महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां सिलेक्ट किए गए हैं। तो पांचवा का देखते हैं, अम्लीयता दर्शाते हैं, क्षारीयता दर्शाते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों दर्शाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? तो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण दर्शाती है। जैसे 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारकीय गुण दर्शाती है। तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा सी, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6ठा नंबर, पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं, 0 का मान क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन है, 0 का मान क्या दर्शाता है? तो सामान्य अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां स्पष्ट है कि 7 जो है ये तो उदासीन होता है और 7 से जो कम है
वो अम्ल है, और जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है। जैसे किसी अम्ल का पीएच मान यदि 5 है और किसी अम्ल का पीएच मान 3 है, तो 3 पीएच मान वाला अधिक प्रबल होगा 5 वाले से। तो बस इसी में इसका आंसर है कि शून्य का मान, तो शून्य जो है बहुत ही अधिक प्रबल अम्ल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? यहां दिया हुआ है विकल्प प्रबल क्षार को दर्शाता है, दुर्बल क्षार को दर्शाता है, सामान्य क्षार को दर्शाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 14 सबसे अंतिम पे है, और 7 से अधिक जो भी होता है वो क्षारकीय होते हैं, और जैसे जैसे 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ता जाएगा वो प्रबल क्षारकीय होते जाते हैं। तो 14 क्या दर्शाता है? तो सबसे अधिक प्रबल क्षारक को दर्शाता है। ये विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है? ये क्वेश्चन है कि 7 से 0 तक घटता हुआ, तो क्या है? बढ़ती, घटती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहां बढ़ती का मतलब है कि अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है, और घटती का मतलब है अम्ल की प्रबलता घटती जाती है। तो ये प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 7 से 0 तक तो जो घट रहा है, हम लोग जानते हैं कि 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, और जैसे जैसे ये घटता जाता है उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो ये इसका विकल्प हो जाएगा, ए सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न है 9 नंबर, कर रहा है क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? 4 लवण का नाम यहां पर दिया हुआ है। यहां MgOHCl, NaNO3, NaHSO4, CaOCl, तो मतलब ये तो CaOCl ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो चारों विकल्प में से 9 का सही विकल्प हो जाएगा ये NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो जाएगा इसका सही विकल्प सी नंबर। ये अम्लीय लवण है NaHSO4, ये क्या है? अम्लीय लवण है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 10 नंबर, निम्नांकित में कौन भस्मीय लवण है? अब अम्लीय के बाद भस्मीय लवण की बात आ गई, तो 4 विकल्प है ZnOHCl, KHCO3, NaCl, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही विकल्प हो जाएगा ए ZnOHCl, यह भस्मीय अर्थात क्षारकीय लवण है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 9 का अम्लीय लवण और 10 में क्या है? भस्मीय लवण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सामान्य लवण है? अब सामान्य लवण की बात आ रही है। अम्लीय, भस्मीय हो गया, तो सामान्य लवण कौन सा है? तो यहां 4 विकल्प दिया हुआ है, PbOHNO3, Na2SO4, यहां दिया है KHCO3, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां 11 का हो जाएगा विकल्प बी Na2SO4, ये सही विकल्प हो जाएगा। यह सामान्य लवण इसको कहा जाता है, किसको? Na2SO4 को। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार आ चुका है कि कौन, यहां लाल लिटमस को नीला करने की बात हो रही है। तो दिया है विकल्प अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्ल है वह नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है, और क्वेश्चन यही से है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्षार। 12 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्षार जो है लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। तो इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इतना कर लेने के बाद समझिए आपका इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही जल्द सभी विषयों का लाइव क्लास मिलेगा जो बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड होगा। अब प्रश्न है 13 नंबर,
निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, ये प्रश्न है। तो दिया है कॉपर, दिया है यहां एल्युमिनियम, यहां तो विकल्प दिया है कॉपर, चांदी, लोहा और जिंक। जिंक, तो ये जो जिंक है याद रखिएगा, जिंक अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा डी, जिंक। यह अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो यहां भस्म की बात हो रही कि कौन भस्म नहीं है, तो यहां विकल्प दिया गया है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, बी दिया गया है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां दिया गया है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। यहां 4 विकल्प दिया गया है, तो यहां सही विकल्प हो जाएगा NaCl। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ये NaCl जो है ये भस्म नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? ये दिया हुआ है कुछ विकल्प कि निम्न, ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है इसको कि निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय होगा। यहाँ 2 है, 7 है, 6 है, 13 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो विलयन क्षारकीय होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ विकल्प में जब हम देखते हैं तो 7 से कम ये सभी 6, 2 और 7 या तो 7 है या 7 से कम है। 13 एकमात्र ऐसा विकल्प है जो 7 से अधिक है, तो यही जो 13 होगा ये क्षारकीय विलयन का होगा। पीएच मान जो होगा 13 होगा। ये दोनों हो जाएंगे 2 और 6 अम्लीय, 7 हो जाएगा उदासीन। प्रबल भस्म, यहां प्रबल भस्म की बात हो रही है। विकल्प दिया है NaH4OH, KOH, FeOH2, CeOH2, ये दिया हुआ है। 4 विकल्प है, तो 16 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बहुत ही प्रबल भस्म के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो जल में भस्म घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो ये क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को या नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। भस्म, लवण, अम्ल और क्षारक, मतलब इनमें से क्या कहा जाता है? तो वैसे पदार्थ स्वाद खट्टे होते हैं और नीला लिटमस को लाल कौन करता है? तो ये जो अम्ल है ये अम्ल यही है। ये स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अम्ल, सी विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कौन सा क्षारक क्षार होगा? तो देखिए, क्षार और क्षारक में बस जल का संबंध है। आइए समझते हैं, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। अभी इसका पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, अभी इसका उत्तर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को मिला, भस्म और क्षार वाला। तो दिया है विकल्प, जल में अघुलनशील क्षारक क्या होंगे? क्षार होंगे कि नहीं होंगे? जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अम्ल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाएगा कि नहीं
कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाएगा कि नहीं, ये प्रश्न है। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा बी। जो जल में घुलनशील क्षारक है उसे क्षार कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब 20 नंबर प्रश्न, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट NaZnO, Na2ZnO, NaZnO2 और Na2ZnO2, ये विकल्प 4 दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ये याद रखने वाली बात है, Na2ZnO2 होता है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच को अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या है? तो ये एनसीईआरटी का अम्ल क्षारक और लवण का हूबहू ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां ये रखा हुआ है। तो विकल्प है NaCl, HCl, LiCl और KCl। तो यहां ये पानी, चूने के पानी को दूधिया करने का मतलब CO2 गैस निर्मित हो रही है। तो यहां अंडे का पीसा हुआ कवच है, तो कौन सा वो लिक्विड होगा? तो ये होगा यहां पर HCl। बी होगा क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहां पर मिसप्रिंट है, यहां L कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर होगा। 22 नंबर अब प्रश्न कर रहा है, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है? मतलब ये एनसीईआरटी में भी एक ऐसा प्रश्न है कि अपच का उपचार किससे किया जाता है, तो वहां आंसर होगा एंटासिड का। तो यहां अब कह रहा है कि दुर्बल क्षारक, ये एंटासिड भी क्षारक ही है, यहां दुर्बल क्षारक पूछ रहा है NaOH से, KOH से, MgOH2 से, CaOH2 से, यहां पूछ रहा है। तो यहां पर जो 22 नंबर ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, MgOH ट्वाइस से। ये MgOH ट्वाइस से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह एक दुर्बल क्षारक है और इससे अपच का उपचार संभव है। अब 23 नंबर प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, कर पीएच मान क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही प्रबल क्षारक है, तो 14 इसका पीएच मान हो जाएगा। 24 नंबर, जठर रस का पीएच मान लगभग, जठर रस जो अम्ल स्रावित होता है क्या है? तो 24 का सही विकल्प अगर नजदीकी विकल्प माने तो 1.2 होता है, क्योंकि जो डाटा हमें प्राप्त है उस डाटा में प्राप्त होता है कि 1.5 से 3.5 तक जठर रस का पीएच मान होता है। तो यहां पर ये इससे के अंतर्गत कोई विकल्प है नहीं, तो नियरेस्ट में क्या है? 1.2 है। तो हम लोग इसी विकल्प को मानकर चलेंगे कि जठर रस का पीएच मान क्या है? लगभग 1.2 है, लेकिन इसका परास जो है माना जाता है 1.5 से 3.5 तक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, बिलियन का पीएच मान निम्न में कौन होगा? कौन हो सकता है? पीएच पेपर है तो नीला पेपर होगा, लाल बनाता है, तो क्या है पीएच मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल कब होता है? जब अम्ल के प्रभाव में आता है, ठीक है। तो अम्ल के प्रभाव में अम्ल का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। यहां विकल्प में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ 5 से 7 तो 5-6 भी अम्ल होता है, ठीक है। लेकिन सबसे उचित विकल्प की बात करें तो यहाँ विकल्प ए होगा, 1 से 2। ये जो है प्रबल अम्ल है और ये क्या बना देगा? ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देगा, जबकि ये भी प्रभाव डालेगा, लेकिन इसको हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे उचित यही है, यही सही है। ए बी दोनों नहीं दिया है तो हम लोग ए विकल्प को मानकर चलते हैं, क्योंकि इसमें 7 दिया गया है जो कि उदासीन है। 26 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल की बात हो रही है,
तो 7 के नियरेस्ट जो भी अम्ल का पीएच मान होगा, जैसे 6, 5, ये 1, 2 से दुर्बल होंगे। आइए देखते हैं यहां पर HCl, ये तो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। H2SO4 यह भी प्रबल अम्ल है। ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल यह भी प्रबल अम्ल है। ये तीनों प्रबल अम्ल है, जबकि ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है, H2C2O4। ये ऑक्जेलिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा अम्लीय पदार्थ है, ये पूछ रहा है। दिया हुआ है नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो यहां स्पष्ट है नारंगी का रस, नींबू का रस हो, नारंगी का रस हो, ये सब सिट्रिक एसिड है, खट्टे फल है, तो क्या होगा, ये अम्लीय पदार्थ होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दूध से जैसे ही दही बनता है, दही में कुछ खटापन आता है, मतलब इसका पीएच मान और घटता है, डिक्रीज होता है। तो पीएच मान 6 है, मान लिया गया। दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, तो पीएच मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दही जैसे जैसे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें असर डालेंगे, वैसे वैसे दही का पीएच मान घटता जाएगा और अधिक खट्टा होगा। तो ये क्या होगा, घटेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक की बात हो रही है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये तीनों एक ही है, तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, ठीक है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी, ये जो है ये अलग है। तो यहाँ विजातीय कौन हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ विजातीय हो जाएगा। ये तीनों जो है तीनों एक ही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संश्लेषित सूचक। अब जो अम्ल और क्षारों को मापने वाला है वो दो तरह के सूचक होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक। वहीं से यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो आइए देखते हैं। तो यहां विकल्प दिया है मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। तो यहाँ ये जो है, यहाँ हल्दी जो है और लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी ये सभी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं, जबकि मेथिल ऑरेंज जो है ये संश्लेषित अर्थात बनाया हुआ कृत्रिम सूचक है। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से और घास के पौधे से। ये 4 विकल्प है। तो लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक ये जो होता है ये लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। इस चैप्टर से एक एक प्रश्न हम लोग कर लेंगे कि अब और कोई प्रश्न नहीं बन पाए, और जो भी प्रश्न आएगा इस चैप्टर से बोर्ड की परीक्षा में वो इसी सब प्रश्न से आएगा। 32 नंबर, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं। मतलब क्या देते हैं जल में घुलकर, तो हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन, क्लोरीन आयन मतलब Cl, यहाँ L है, मिसप्रिंट है, Cl- आयन, ऑक्सीजन आयन अर्थात O-2 आयन। तो यहां स्पष्ट है कि अम्ल पदार्थ जो है जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करता है। तो सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। तो यहां 34 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है। यहां अकार्बनिक मतलब ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। तो इनमें जो सभी अम्ल है ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सभी अकार्बनिक अम्ल है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अब टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। टार्टरिक अम्ल जो इमली में होता है, टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल
अकार्बनिक अम्ल ए और बी दोनों, अर्थात कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल दोनों, और इनमें से कोई नहीं। मतलब मुख्य रूप से हमें 35 नंबर क्वेश्चन में यही चुनना है कि ये टार्टरिक अम्ल है तो कार्बनिक है अथवा अकार्बनिक है। तो बस आंसर है इसका कि टार्टरिक अम्ल कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आता है। टार्टरिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। अगला प्रश्न, जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन, यहां ये गलत लिखा हुआ है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन होता है, ये होते हैं, वे कहलाते हैं, मतलब पर्याप्त होते हैं। तो दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, सामान्य अम्ल, इनमें से कोई नहीं। यही क्वेश्चन रहता कि हाइड्रोनियम आयन कम है तो दुर्बल अम्ल, हाइड्रोनियम आयन अधिक है तो प्रबल अम्ल। हाइड्रोनियम आयन यहां कह रहा है कि पर्याप्त अर्थात सामान्य है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सामान्य अम्ल होगा। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, सामान्य अम्ल। प्रश्न है, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? यहां देखिए, ध्यान से क्वेश्चन समझना है। जल में अम्ल मिलाया जा रहा है, वही कभी प्रश्न आ जाए कि अम्ल में जल मिलाया जा रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान, माइंड को कंसंट्रेट करना है जल में अम्ल मिलाने पर। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो जल है अगर शुद्ध है तो हम उसे उदासीन मानते हैं। अब उसमें अम्ल की जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी। ध्यान देना है, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जल में अम्ल मिलाया जा रहा है तो यहां बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा? कह रहा है कि मात्रा में परिवर्तन, हाइड्रोजन आयन, तो क्या होगा? बढ़ती जाएगी, बढ़ती है, 37 का हो जाएगा बी। वही ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा रहता कि अम्ल में जल की मात्रा मिलाते जा रहे हैं तो घटती जाएगी, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं, किसका चालन करते हैं? तो आयन का, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत का, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे माना जाता है कि जल में जो अम्लीय विलयन है वो विद्युत का, केवल अम्लीय विलयन ही करते हैं, लेकिन क्षारकीय विलयन भी विद्युत का चालन करता है। तो यहां क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्युत का। जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं, किसका? विद्युत का चालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे नमक तो क्षारकीय नहीं, साल्ट के अंतर्गत आता है, फिर भी वह नमक जो है NaCl जल में अगर घोल देते हैं तो वो विद्युत का चालन कर देता है। 39 नंबर प्रश्न, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। एकदम सामान्य क्वेश्चन है, किंतु कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो pH स्केल से, लिटमस पेपर से, गंधीय सूचक से, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल या क्षारक की प्रबलता, यहां प्रबलता की बात हो रही है, न कि उसके उपस्थिति की बात हो रही है। उपस्थिति होगा तो लिटमस पेपर हो जाएगा, गंधीय सूचक, ये सब हो जाएगा, लेकिन यहां बात हो रही है प्रबलता की। तो एकमात्र आंसर इसका होगा pH स्केल से। pH स्केल उसकी प्रबलता को अर्थात pH मान को दर्शाता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये कौन प्रबल है, या 7, 8, 9, 10, 11, 12 कौन प्रबल क्षारक है, और 7 हो जाएगा तो उदासीन है। अब 40 नंबर प्रश्न, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहां है क्षारक और अम्ल, मतलब अम्ल और क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना। तो क्या हो जाएगा? जब भी सांद्र अम्ल होता है या सांद्र क्षारक होता है तो सबसे पहले उसे तनुकृत किया जाता है, और जैसे ही तनुकृत किया जाता है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, और वहां से उष्मा निष्कासित होती है। और हम लोग जानते हैं कि जहां से उष्मा का निष्कासन हो, अब कौन सी अभिक्रिया होगी? स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहां से उष्मा निकलता है जब सांद्र अम्ल को तनु करते हैं तब, मतलब जल मिलाते हैं तब। अगला प्रश्न देखा जाए, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? 200 बार क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो आंख मूंद के हाइड्रोजन गैस वाले विकल्प को याद कर लेना है, ये कई बार प्रश्न आया है कि किसी अम्ल की धातु के साथ, अम्ल जो है धातु के साथ जब भी रिएक्शन करेगा H2 गैस जरूर बनाएगा,
तो हाइड्रोजन गैस इसका उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बात आ रही है सिरका की, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? याद रखने वाली बात है, एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? अम्ल और क्षारक बात हो चुकी है, लेकिन फिर हम लोग जान लें कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो वहीं से यह प्रश्न है, तो स्पष्ट है सही विकल्प हो जाएगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, और ये सभी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए सभी विकल्प पे जाना अनुचित होगा। अगला प्रश्न, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? ये है यहां प्रश्न। तो ये हो जाएगा क्रिस्टलन जल, इसको कहते हैं। ये क्रिस्टलन जल ये कहा जाता है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न 45 नंबर का रहा है कि प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल। ध्यान दीजिए, क्षारक यहाँ क्या है? प्रबल है, और अम्ल क्या है? दुर्बल है। तो बने लवण का पीएच मान, अब जो लवण बनेगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर प्रबल क्षारक है तो क्षारकीय होगा। स्पष्ट है कि क्षारकीय होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल है तो अम्ल को वो पूर्ण तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन अभी क्षारकीय गुण बचा रहेगा, क्योंकि क्षारक क्या है? प्रबल है, और हम लोग जानते हैं कि क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये जो लवण बना इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है, अंशतः आयनित होता है, आयनित नहीं होता है, 2 चरणों में आयनित होता है। तो H2SO4 प्रबल अम्ल है, ये पूर्णतः आयनित होता है जल के साथ। जल घोल में जब ये घोला जाता है तो पूर्णतः क्या होता है? आयनित हो जाता है। तो ये 46 नंबर प्रश्न। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न, तो इसके बाद है प्रश्न 47 नंबर, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होती है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना। अब जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो जाहिर है कि अम्ल जो है उसका पीएच मान कम है। अब अम्लीय जल नदी में जाएगा तो उसका पीएच मान घट गया, अर्थात क्या हो गई? पानी अम्लीय हो गई। तो जिसमें जल में रहने वाले जीव पर क्या असर पड़ेगा? तो अब कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए पानी थोड़ा क्षारकीय होना चाहिए, तभी वे ग्रो कर पाते हैं और उनका जीवन आसान होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? जीवन कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। एक गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस, अभी हम लोग पढ़े हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एनसीईआरटी में हूबहू क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो CaOCl2। ठीक है, CaOCl, Cl या ClOCl2 ये है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। 50 नंबर, निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है? इसमें कह रहा है कि अम्ल नहीं है। HCl ये तो अम्ल है, H2SO4 ये भी अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहां OH से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये अम्ल नहीं है, ये क्या है? क्षारक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां 50 प्रश्नों का कलेक्शन देखा, जो क्लास 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण से लिया गया है। और बोर्ड की परीक्षाओं में
आपको इससे अधिक प्रश्न पूछा जाने वाला नहीं है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखें और अपने मित्रों में शेयर करें जो अगले मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।